गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीकेंड के लिए आप तैयार होंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है फ्राइडे वाले दिन वैसे मैंने आपको जुम्मा मुबारक विश नहीं किया, तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की अपनी फजीलत और अहमियत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का वीकेंड भी होता है तो उसका भी एक एक्साइटमेंट होती है जनाब। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीकेंड के प्लान्स कर लिए होंगे। मर्द हजरात ने घर पे जो जो काम कराने हैं, प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, वो चीज़ें सॉर्ट हो गई होंगी। और ख़वातीन ने भी बहुत कुछ सोचा होता है कि डिटेल्ड सफाई होनी है या कुछ भी होना है, तो ये सारी चीज़ें वीकेंड की प्लान होती है। कुछ फैमिली गेट टुगेदर्स भी होते हैं। वी होप कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में जो आपका मौसम बदलने के साथ जो फैमिली गेट टुगेदर्स हैं या वैसे भी आपका एक अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। शाम को आप बाहर आउटडोर सिटिंग कर सकते हैं। तो मौसम की बात करें तो सर्दी की हल्की हल्की फील आना शुरू हो गई और मेरे गले में भी आना शुरू हो गई है। कहीं जी कल इस्लामाबाद और दीगर जगहों पे कुछ बारिशें भी हुई गरज बरस के साथ, और नारान में पहली बर्फबारी देखने के लिए सयाह भी पहुंच गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, कुछ बिजली भी चमकी और अच्छा यानी कि खुशगवार मौसम हो गया। लेकिन दूसरी जानिब थोड़े से नुकसानात के हवाले से भी आई बात कि 2 गाड़ियां बह गईं, जबकि कई घरों की छतें जो हैं तूफानी बारिशों की वजह से या हवाओं की नज़र हो गई। और इसी सारी सूरत हाल के हवाले से हमने इन डिटेल भी बात करनी है। मौसम का इम्पैक्ट ऑब्वियसली टाइम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी से हम सर्दी की जानिब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन ये इस तरह की बारिशों से जो नुकसान होता है अल्लाह ताला सबको नुकसानात से महफूज रखे। जानब आप मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम का एक और बहुत गहरा ताल्लुक है मैच के साथ। और ये बड़ी कोई अनफॉर्चुनेट खबर सुबह जब मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि आपको पता है कि ये हो गया है। क्या हो गया जी? इंडिया पाकिस्तान का 23 अक्टूबर को मैच है और इस मैच में पहले जो बारिश के चांसेस थे वो 60% थे, अब वो 96% हो गए हैं। और ये बारिश के इम्कानात में जो इजाफा हुआ है इससे आपके अरमानों पे पानी बह सकता है। मैं नहीं कह रही, एक्सप्रेस न्यूज़ की हेडलाइन कह रही है, क्योंकि बहुत सारी जो कह लें ना इंटरनेशनल एक थ्रिलिंग एक्साइटिंग मैच जिसकी हाइप क्रिएट की गई हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच हो, पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल हो, और आप सोच सकते हैं कि बारिश के चांसेस 96% हो जाए। सो लिहाजा ये होने वाला है। तो वी होप कि ये सारी, वैसे 2 की जिस क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला है उस पर छत है, लेकिन इसी हवाले से भी क्रिकेट बोर्ड ने कोई खत्मी स्टेटमेंट जारी नहीं की है कि क्या सूरत हाल होगी, मगर आईसीसी के हवाले से बता रहे कि उन्होंने कभी स्टेटमेंट जारी नहीं की। बट स्टिल जो बारिश के चांसेस हैं वो 96% हैं। सो आप इस बात के, जब आप मैच की स्क्रीनिंग पे जाएं या कहीं भी जाएं तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाएं कि बारिश हो सकती है और मैच पूरा नहीं हो सकता। चले जनाब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरनेशनल खबरों की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो महंगाई के हवाले से वैसे तो अमूमन हुकूमतों के जब मामला चल रहे होते हैं, इस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा हो तो अवाम ही ज़्यादा परेशान नज़र आती है। लेकिन लिज़ ट्रस जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने 45 रोज़ के बाद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने इस्तीफ़ा दे रही हूँ क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा, और जिस मैंडेट के तहत वो इस इक़्तिदार में आई थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सकती। वो मईशत को बेहतर करने का आज़म लेकर आई थी, लेकिन मईशत की जो बेहतरी है वो मुमकिन नहीं हो सकी। ताहम वो वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से वो इतनी अपने आप को अहल उन्होंने नहीं समझा और वो अपने काम में जिम्मेदारियाँ तो निभाती रही, लेकिन मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा देती हूँ क्योंकि मैंने वो मैंडेट पूरा नहीं किया। सो लिहाजा जी 45 रोज़ बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले थोड़ा सा बता दें, 1827 में जॉर्ज कनिंग महज 119 रोज़ तक बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे थे, और ये जो अभी बरतानवी वज़ीर आज़म है ये 45 दिन रही, यानी सबसे कम दौरानिए के लिए ये वज़ीर आज़म यहाँ पर रही। सो ये थी कुछ हमने आपको बरतानवी वज़ीर आज़म के हवाले से बताया, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सारी सूरत हाल है ना, इसमें बड़ी हैरानगी भी होती है कि लोग वाकई अपने ओहदों के साथ कितने ऑनेस्ट हैं कि अगर जिस मैंडेट के तहत वो आए हैं अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरे तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि कुछ अपने आप को ड्रैग नहीं किया, ना आवाम को ड्रैग किया। चलें जी, और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है एक और। फेटफ के हवाले से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाले जाने का इम्कान है। इसका फैसला जो होगा वो आज बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। हिना रबानी खर की ज़ेर क़यादत जो है एक वक्त इस वक्त मौजूद है पेरिस के अंदर जहाँ पर ये इजलास हो रहा है, और वहाँ पर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। 2 के पाकिस्तानी जो दफ्तर ख़ारजा
उनके मुताबिक जो तमाम तर शराइत थी, जो तमाम तर चेकलिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो पूरी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम चीज़ों पर अमल दरामद किया गया और आज भरपूर चांसेस हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। 27 निकात थे जिन पर अमल दरामद करना था पाकिस्तान ने, और ये 2018 के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और आज पाकिस्तानी वक्त जो तकरीबन 8 बजे के करीब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं। बहुत सारी खबरें जी सुबह सुबह मैं कोशिश कर रही हूँ जो मेरे सामने आ रही है मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तोशाखाना केस के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस पर फैसला आज सुनाएगा। ये तोशाखाना जो केस का फैसला है दोपहर 2 बजे के करीब है और ये रेफरेंस है इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का जो फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना के तहाई फरोख करके इनसे असल जो रकम है 700 में जाहिर ना करने के हवाले से दरखास्त दी थी, जिसपे नाहली का रेफरेंस भेजा गया था और उस पर आज फैसला बजे सुनाया जाएगा। तो लिहाजा बहुत कुछ है आज के शो में। हमारे शो में ऑब्वियसली आपको पता है हम पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं और आज रेडियो पाकिस्तान के हवाले से हमारा सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बड़ा डिटेल। इसमें खालिद अब्बास डार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सेगमेंट के अंदर, उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन रहेगी रेडियो पाकिस्तान को लेकर भी। एज़ यूजुअल बहुत कुछ है, डायमेंशिया को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। आज का दिन इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। पहले तो मैंने आपको बताया कि आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस का महफूज फैसला सुनाने जा रहा है। ये फैसला इमरान खान साहब के हक में भी आ सकता है और इनके खिलाफ भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। दूसरा अहम मामला FATF का है और पेरिस में इजलास जारी है। आज रात पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसला होना है कि उम्मीद है, वी होप कि ये अच्छी खबर आई और दोनों खबरें इनका डायरेक्टली ताल्लुक हमारी मईशत से है और आज के फैसलों के असरात मईशत पर भी पड़ेंगे जो इस वक्त बदहाली का शिकार है, जिस पर आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की अमेरिका वापसी पर यह तासुर दिया जा रहा था कि वो आएंगे, डॉलर को नीचे लाएंगे, रुपया ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट में कारोबार तेज़ होगा, मईशत बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी इसका भरपूर क्रेडिट लिया। IMF प्रोग्राम पर मिफ्ताह इस्माइल साहब से नोक झोंक भी की, लेकिन वापसी का ये असर सिर्फ चंद दिन राज के बाद तमाम सूरत हाल रिवर्स होती दिखाई दे रही है। अमेरिका में IMF और आलमी बैंक के हुकाम से मुलाकातों के बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना ने एक तकरीब से खिताब किया, 2-3 अहम बातें की। उन्होंने PTI समेत तमाम सियासी जमातों को वसाक़े मईशत की दावत दी, रूस से तेल खरीदने का ऐलान किया, डॉलर की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार स्टेट बैंक को करार दे दिया और साफ साफ अल्फाज में बताया कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। 4 साल की मौशी तबाही है, महंगाई है, उसको 6 माह में हल कर दूं मैं, इसमें कैसे कर सकता हूँ, उसमें तो वक्त लगेगा। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, मुर्शिद, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सलमान, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज FATF के हवाले से बड़ा अहम दिन है डॉक्टर सलमान। ऑब्वियसली अच्छी खबरें अभी तक तो एक्सपेक्टेड हैं, कुछ जो भी हम तक पहुंची हैं। क्या आपको लगता है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने के जो इम्कानात हैं वो आज रात 8 बजे के करीब फैसला समझ में आ जाएगा? कोई खदशा है आपके नज़दीक के खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला हो सकता है? नहीं, खदशा तो हर वक्त होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है इस एरिया में और बहुत से जो उनके इंडिकेटर्स थे उनके ऊपर काम हुआ है और उन्होंने कोई 28 और फिर पता लगा 36 हैं और 40 डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान ने की है और बड़ी मेहनत के साथ की है और उसके नतीजे में बाकी ममालिक तो इस किस्म की चीज़ों से निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी क्वेश्चन मार्क रहता है क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है, टेररिज्म की भी हिस्ट्री है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी हिस्ट्री है और एक जो वीक पॉइंट है वो कन्विक्शन का है कि कन्विक्शन पाकिस्तानी कोर्ट्स में नहीं होती इन चीज़ों पे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इस दफ़ा हम निकल जाएंगे क्योंकि इंडिकेशंस ही इस तरह की आ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होगी
गो के इमीडिएटली हमारी इकोनॉमी के लिए तो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक काला धब्बा है पाकिस्तान पे जो उतर जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है एज ए नेशन हमारे लिए। साफ शफाफ होना, ट्रांसपेरेंट होना, सही फाइनेंशियल सिस्टम में चोरी और डाका और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, इलीगल चीज़ों का खात्मा होना, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है और लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर अभी ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलते हैं, फॉर द लॉन्गर रन हमें इसका एडवांटेज हो सकता है, लेकिन जाहिर है फौरी तौर पे तो मईशत पर इसके असरात नहीं आ सकते, लेकिन वही बात है कि जो एक स्टैंप लगी है वो धुल जाएगी, राइट? जी, ये भी है, और इसकी वजह ये है कि जो भी इन्वेस्टर, अगर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को देखता है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो उसमें एक इंडिकेटर उसको फैटेफ का भी आ जाता था कि ये ग्रे लिस्ट में है, तो उससे थोड़े से आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जो दूसरी बातें अभी आपने इंट्रोडक्शन में की, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स इस वक्त चल रही हैं, उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं आ रही। सो उसका फायदा हमें उसी वक्त होगा जब बाकी काम भी हम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इस फैक्टर का एक हिस्सा है। आपने इकोनॉमी की बात की डॉक्टर सलमान, ऑब्वियसली आपने वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब की गुफ्तगू तो सुनी होगी। बज़ाहिर तो वो हमें महंगाई और डॉलर को कंट्रोल करने में बेबस दिखाई दे रहे हैं, और कल उन्होंने परसों बल्कि उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी है कि मैं आऊँगा और डॉलर नीचे चला जाएगा, रुपये की कदर बेहतर हो जाएगी। और अब तो जिम्मेदारी स्टेट बैंक की भी है। जब कम हुआ था तब क्रेडिट लिया था पूरा, अब जब कंट्रोल में नहीं आ रहा तो जिम्मेदारी स्टेट बैंक पे क्यों डाली जा रही है? ये बिल्कुल है, इसी तरह से सियासत पाकिस्तान की इसी तरह होती है। अच्छी चीज़ जो है उसके सारे ओनरशिप लेते हैं, और जो चीज़ नाकाम होती है उसको सब उससे हाथ धोते हैं। अब मार्केट्स जो होती हैं वो बड़ी बेरहम होती हैं, ये वहाँ पे कोई पार्टिजनशिप नहीं होती। तो सबसे जो बड़ा इंडिकेटर है, जैसे आपने बरतानिया की भी अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो जो उनका इंडिकेटर था वो था कि उन्होंने जो पॉलिसी अपनी लेके आए थे, तो उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आई थी उनकी इकॉनमी में, पर्टिकुलरली पाउंड्स की जो वैल्यू है वो बहुत गिरी थी। करेंसी क्राइसिस एक किस्म का हो गया था और उन्हें रिवर्स करना पड़ा सब कुछ। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे जो बॉन्ड्स हैं इंटरनेशनली, वो बहुत बड़े क्राइसिस में है। वो मैसिवली डिस्काउंट हो रहे हैं, यानी कि 100 रुपए का बॉन्ड जो है कोई 40 रुपए पे बिक रहा है, कोई 50 रुपए पे बिक रहा है। इस तरह से उनकी डिस्काउंटिंग हो रही है और उनके बायर्स नहीं है। तो इससे इंडिकेट होता है कि मार्केट्स आपके हालात से खुश नहीं है। वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में आप जब बॉन्ड को रिडीम करने जाएंगे तो हो सकता है पाकिस्तान रिडीम ना कर सके। तो फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, ये पूरे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक खतरा है, खतरे की घंटी है एक्चुअली, जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारा एक बॉन्ड है जो दिसंबर 2022 में उसने होना है मैच्योर, और वो इस वक्त उसके अगर अब वो उसको आज खरीदें तो 2 महीने का रिटर्न उस पर कोई 150% आ रहा है परसेंटेज टर्म्स में। तो इससे तो जाहिर है कि वो लोग सोच रहे हैं कि आज विद इन 2 मंथ्स पाकिस्तान में कुछ इंतशार हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान पेमेंट ना कर पाए। अनसर्टेनिटी का खदशा है। अच्छा डॉक्टर सलमान साहब, चूंकि हम चाहेंगे इस हवाले से भी बात कर लें, जब पेट्रोल की कीमतें कम की गई थी इसहाक डार साहब की तरफ से, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस पर एतराज़ किया था और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि मुझे पता है क्या, लेकिन उसके जवाब में उनको कहा गया कि जी हमें पता है कि हमने IMF से कैसे डील करनी है। इसहाक डार साहब अमेरिका गए, मुलाकातें भी करके आए, वर्ल्ड बैंक के सरबराह से भी और IMF की टीम से भी। आपको क्या लगता है कितना रिलीफ लेने में वो कामयाब हुए इस सारी सूरत हाल और इन मुलाकातों के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF के साथ हमारे कोई ये 23वां प्रोग्राम है IMF का, और ज्यादातर ये प्रोग्राम है वो मुकम्मल नहीं हम कर पाते और आधे छोड़ देते हैं।
और उसकी वजह ये है कि हमारी सियासी जो कशमकश है वो इतनी इंटेंस हो जाती है कि जब आपको कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं उनकी फुल कॉस्ट रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो हुकूमतें गिर जाती हैं। और ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। ये आज से 10 साल पहले जब पीपल्स पार्टी थी गवर्नमेंट में, उस वक़्त भी कीमतें तेल की बहुत बढ़ी थी और उस वक़्त भी आपने देखा था कि हमें IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन उस वक़्त फिर PMLN ने पूरी ज़ोर से मुहिम चलाई ट्रेडर्स के साथ मिलके, और वो गवर्नमेंट नाकाम हुई और एक फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आई वो PMLN की आई। सो पाकिस्तान की सियासत जो है ये भी एक इकोनॉमिक जो पहलुओं पे ये नज़र नहीं रखती, ये बल्कि उनको एक्सप्लॉइट करती है और उससे फिर एक इंतशार पैदा होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो IMF प्रोग्राम है वो अशद ज़रूरी है कि वो हम रखें, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर तो हमारा इमीडिएट डिफॉल्ट हो जाएगा। बट विद द IMF प्रोग्राम अगर हम दुनिया को ये बताना में कामयाब हो जाएं कि हम सीरियसली सारे काम कर रहे हैं और अब हम इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान के उनको दुरुस्त कर रहे हैं और पाकिस्तान के पोटेंशियल को पूरी तरीके से हम करेंगे इस्तेमाल और उजागर करेंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि पोटेंशियल पाकिस्तान का ऑब्वियसली यूटिलाइज तो होगा डॉक्टर सलमान, लेकिन अभी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। हम उस सारी सूरत हाल के बावजूद ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या मैथ लेवल पे या मैक्रो लेवल पे जो चीज़ें हैं वो तो हम सब टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं और आप चूँकि बेहतर तौर पर, लेकिन इसका आम आवाम पे एक इम्पैक्ट आना वो बड़ा ज़रूरी होता है। और बज़ाहिर अभी हमें नियर फ्यूचर में तो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो महंगाई है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो दिन ब दिन आम आदमी के लिए तो ख़राब हो रही है, उसके लिए तो बेहतरी के कोई चांसेस नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और उसकी वजह है कि एक तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में तेल और जो एक एज अ फ्यूल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, तेल और गैस और कोला, ये बहुत महंगा हो गया यूक्रेन की जंग की वजह से। और हमारी जो पावर सेक्टर है, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर जो एक ज़माने में ज़्यादा हाइड्रो होता था और डोमेस्टिक पावर होती थी, उसको हमने पिछले तकरीबन 25-30 साल में इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो डिफरेंट हुकूमतों ने 1990s ऑनवर्ड ये काम किया। उसके बाद फिर जब हमने पिछले 10 साल में नए कोयले के प्लांट्स और लगा लिए तो हमने रिन्यूएबल्स की तरफ नहीं ध्यान दिया, हमने हाइड्रो को नहीं किया, हमने न्यूक्लियर को भी उस तरह से नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था। लेकिन अब हम फंस गए हैं और ये लंबे कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपको पता है कि हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने शॉर्ट टर्म गोल्स को ही मद्देनजर रखा। डॉक्टर सलमान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली हमें ज्वाइन किया। मौजूदा जो मौशी सूरत हाल है वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान को अल्लाह करे आज के दिन में या आने वाले दिनों में ले, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने FATF के हवाले से बात की कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को जो निकलने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक जो कवी चांसेस हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर लॉन्ग टर्म अच्छा इम्पैक्ट आएगा। सो ओवरऑल ये इकॉनमी के हवाले से हमने बात की। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कल सोशल मीडिया के ऊपर एक कुछ रूमर्स आई या पता नहीं क्या था, पीपल्स पार्टी की जो मरहूम रहनुमा है रुकैया खानम सुमरू की साहबजादी महानूर सुमरू के हवाले से, जिनके हवाले से खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके साथ कहीं उनकी शादी की खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बाद महानूर सुमरू ने कल रात को ही इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी कि मेरी जो झूठी शादी की खबरें हैं फैलाने से गुरेज किया जाए, ऐसा कोई नहीं है, वो मेरी पार्टी के लीडर है और पीपल्स पार्टी के तमाम जयालों का शुक्रिया। तो लिहाजा ये जो तमाम तर बातें थी महानूर सुमरू और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से इनकी तरदीद हो गई है, क्योंकि महानूर ने कल ट्वीट किया, एक स्टेटस डाला जिसमें उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। सो लिहाजा जो लोग खुश हो रहे थे कि बिलावल भुट्टो की शादी हो रही है, अभी तक तो नहीं जानते। चलिए अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज बात कर रहे हैं कि इंसानी जहन जो है वो क्यूरियोसिटी की हालत में कैसे काम करता है। तो देखते हैं आज का सेगमेंट माइंड मैटर्स। आज ही हम बात कर रहे हैं क्यूरियोसिटी के बारे में, और विलियम जेम्स क्यूरियोसिटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी इम्पल्स है जो कि हमें अपनी कॉग्निशन को बेटर करने के अंदर मदद करती है। इम्पल्स को यूजुअली अगर हम बात करें तो हम समझते हैं कि शायद इम्पल्सिव हो जाना, रिएक्टिव हो जाना ऐसा कोई बहुत बेहतरीन चीज़ नहीं है, आपके एटीट्यूड में एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन क्यूरियस होना, ये डिज़ायर होना, ये ख्वाहिश होना कि मुझे बेहतर पता चले, मुझे ज़्यादा पता चले और नॉलेज को मैं ग्रास्प कर सकूँ, गेन कर सकूं, वो आपको किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है या जनरली हम बस नॉलेज गेन करना चाहते हैं अपनी सराउंडिंग से, किताबों से, इंटरनेट से, अपनी इन्वायरमेंट से। क्यूरियोसिटी आपकी एटीट्यूड से लेकर और आपकी पर्सनालिटी तक आपकी हर चीज़ को इन्हांस करने में मदद करता है। वकार साहब, थोड़ा सा पर्सनल मेरा ख्याल है कि मुझे एक्सपीरियंस अपने बारे में बताएं कि क्यूरियोसिटी कहते हैं कि यूजुअली जो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होता है, एंड आई बिलीव दैट यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वो बहुत क्यूरियस होता है। तो कोई ऐसी मिसाल जो हम अपने व्यूअर्स को दे सकते हो कि क्यूरियोसिटी की वजह से क्या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपने कभी डिस्कवर की हो और आपको लगा हो कि शायद किसी किताब से वो चीज़ नहीं मिल सकती थी, जो क्यूरियोसिटी ने आपको सिखाई है? ये तो खैर बहुत ही आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिए बहुत सारे। लेकिन मुझे ये आइडिया है कि बिल्कुल ही जब मैं अभी स्कूल गोइंग भी नहीं था तो उस वक्त का भी मुझे याद है कि वो क्या चीज़ थी जो कि आपको बहुत हैरत ज़दा करती थी, आपको मुतजस्सिस करती थी। अब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं स्कूल नहीं जाता था बट 3 साल उम्र हो गई है कुछ। मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा तजस्सुस में डालती थी वो ये थी कि जिस रेत में मैं खेलता हूँ तो ये रेत किस चीज़ से बनी हुई है। तो मैं उसको ना करके तो बिल्कुल एक अलग से एक वो जरा सा वाला था, मैं समझता था कि इससे बनी हुई है। फिर मुझे जेल में सवाल होता है ये किससे बना हुआ है, मुझे होता है बहुत ही कुछ छोटी रेत होगी जिससे ये बना होगा। फिर मेरे को तो वो छोटी रेत की वो तो एक खौफजदा हो जाता था उस इन्फिनिटी से और उस तासुर से। देखिए बात ये है कि वो जो पूरी दुनिया में जो इसकी क्यूरियोसिटी और जो तजस्सुस है, इसने क्या किरदार अदा किया है इंसानी ज़िंदगी में भी और ओवरऑल हमारी सोसाइटी में भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका एक बड़ा खूबसूरत है कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, एक्चुअली आई एम पैशनेटली क्यूरियस। उनकी पूरी ज़िंदगी यानी उनका, आप ये देखिए कि वो जो ये बात कर रहे हैं वो कितनी अहम है। उनकी तमाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेके और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टोटल इमेजिनेटिव हैं। जब तक आपके अंदर इमेजिनेशन की बहुत ही यानी तख़य्युल की बहुत ही ताकतवर लहर नहीं है, ताकतवर आपके पास सलाहियत नहीं है, तो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी जो चीज़ है, नज़रिया इजाफियत जैसी चीज़ है, उसको आप डिस्कवर या वो नहीं कर सकते। सो ये जो क्यूरियोसिटी है ये बुनियादी तौर पे मेरी नज़र में एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं ना कि कनेक्टिंग डॉट्स। राइट। कनेक्टिंग डॉट्स ये है कि आपने बहुत सारे, अगर आपको डॉट्स, जिस तरह वो एक गेम होती थी तो आप जब उन डॉट्स को उस हिसाब से मिलाते हैं तो कोई ना कोई शक्ल निकल आती है। सो एग्जैक्टली इसी तरह ही है कि एक सवाल जो है आप ये समझिए कि वो एक डॉट है। जो एक बच्चा जो है क्यूरियोसिटी की वजह से जो एक सवाल करता है, अपने तजस्सुस के वजह से एक जो सवाल करता है, तो आप यूँ समझिए कि उसने एक डॉट मिला दी है, फिर आगे मिला दी। उसको जितने सवाल मिलते चले जाएंगे तो वो डॉट्स जो हैं वो कनेक्टेड होती चली जाएंगी और जितनी वो कनेक्शन उनका डेवलप होगा उसकी एक पिक्चर या उसकी एक तस्वीर जो है उसके सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन से मुझे ये समझ आ रहा है अगर हम दुनिया के सबसे जो है ना मशहूर, आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिया, विलियम जेम्स ने जिसने क्यूरियोसिटी की डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया 1899 में, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज ना, तकरीबन 1.5 सेंचुरी हो गई इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये वो लोग थे जो कि हर चीज़ के पीछे का क्यों जानना चाहते थे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्यूरियोसिटी की क्या कोई लिमिट्स भी हैं? अच्छा, ये जो आपने विलियम जेम्स की बात की है ये तो कल की बात है। ये बेसिकली तो ग्रीक से लेके और पूरी हमारी 5-7 हज़ार साल तहजीब में क्यूरियोसिटी जो है उसको हमेशा बहुत अच्छा समझा गया है। अरिस्टोटल है, प्लेटो है, वो बहुत तफसील से उन्होंने इस पर बात भी की हुई है। और यही जो है वो जिसको कहते हैं बहुत बड़ा इंसानी शर्फ है। अदरवाइज़ आप मुमताज़ कैसे हैं जानवरों के साथ? यही है, आपके अंदर एक तजस्सुस होता है, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। इल्म है, उसके अंदर मिसिंग लिंक्स हैं। जब तक मिसिंग लिंक्स होते हैं तो हम उनको उन लिंक्स को फिल करने के लिए हो सकता है कि आप कोई इर्रेशनल मटेरियल भी बीच में डाल दें, बट जैसे ही आपको कुछ जो बिल्कुल सही इल्म का इदराक होता है तो आप उसको फिल कर देते हैं और आपको आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली ये जो गैप है इसके अंदर क्या है। सो जो क्यूरियोसिटी है वो बेसिकली हम उसको हमें ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल दिमाग जो है वो बेहतर काम करता है। जितनी भी उसकी स्कैनिंग है उसमें आइडिया हुआ है कि न्यूक्लियस कम्बस और जो मिड ब्रेन है उसके अंदर
बहुत तेज़ी से एक्टिविटी होती है जब आप क्यूरियोसिटी या क्यूरियस होते हैं। और उसमें जितने भी तजुर्बात हैं वो ये आपको बताते हैं कि जब आप क्यूरियोसिटी फंस जनरेट कर देते हैं, मसलन आपको एक क्यूरियोसिटी ये ऐसी है ना, जिस तरह मुझे कोई खारिश हुई है और इस वक्त मुझे शदीद आर्च है कि मैं इसको ये करूँ, एग्जैक्टली क्यूरियोसिटी इस तरह काम करती है। लेकिन वो जो है मिसाल के तौर पर आप जिस तरह एक्सपेरिमेंट किए गए, तो आपने क्यूरियोसिटी डेवलप की कोई किसी सवाल के हवाले से, वो आपने स्कैन कर रहे हैं ब्रेन को, और आपने 13 या 14 या 15 सेकंड्स दिए और उसके बाद आपने उसका जवाब दिया और ये तमाम एक्टिविटी आपने कर ली। बट इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है वो ये है कि उन 13 या 14-15 सेकंड्स के अंदर आपने एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको दे दी, लाइक कोई तस्वीर ऐसी दिखा दी, कुछ इस तरह की चीज़ दिखा दी। बाद में जब इस तरह के जितना भी एक्सपेरिमेंट जिन लोगों पे किया गया, उनसे जब पूछा गया उस तस्वीर के बारे में, तो वो उस तस्वीर का उनको याद था। उससे आपको आइडिया ये होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी की उस स्टेट के दौरान कोई चाहे इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट भी हो तो वो भी आपको याद रह जाती है। उसकी वजह यह है कि वो इतनी तेजी से काम कर रहा होता है, इतना एनर्जी से काम कर रहा होता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस कम्बस में है, उसमें मिड ब्रेन में है, और आपके हिप्पोकैम्पस में आपको वो मेमोरी से रिलेटेड है। जो मिसिंग डॉट्स वाली बात मैं कर रहा था वो यही है कि जब बच्चे हैं उनके सवालों के जवाब ज़रूर दीजिए। उसकी वजह यह है कि वो डॉट से डॉट मिलाते हैं और एक बड़ी पिक्चर उनके सामने आ जाती है। जब भी आप उनके किसी सवाल के जवाब नहीं देते तो इसका मतलब है कि वो कनेक्टेड डॉट्स में एक गैप आ गया और वो जो बड़ी तस्वीर है वो कभी भी नहीं बन पाएगी। तो ये तजस्सुस जो है ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल, क्यूरियोसिटी जनाब ऐसी ही चीज़ है जिस अगर आप किसी के सवाल को कॉन्स्टेंटली, स्पेशली एक बच्चे के सवाल को अगर आप स्नब करते जा रहे हैं, रोकते जा रहे हैं, तो आप उसकी क्यूरियोसिटी को किल कर रहे हैं। आप उसकी जो सीखने की सलाहियत है उसको आप डिक्रीज कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा जुल्म आप किसी की जो है ना इंटेलिजेंस के साथ कर सकते हैं कि आप उसके सवालों के सही जवाब ना दें या उसको ये इंटरेस्ट डेवलप ना होने दें उसके अंदर कि उसको अपने सवालों के जवाब खुद तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए बाहर जाने चाहिए। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड सेगमेंट ऑफ माइंड मैटर्स। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए और अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के लिए ग्रुप ए में से श्रीलंका और नीदरलैंड्स ने क्वालिफाई कर लिया है, जबकि ग्रुप बी का फैसला आज होगा, जिसमें आज पहला मैच आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा, बल्कि खेला जारी है। इस वाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब जनाब, चूंकि हमने बात की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की 23 को, यानी संडे के दिन ये मैच होने वाला है, और संडे के दिन ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई शहरों में शदीद बारिश का खदशा है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो पहले चांसेस 60% के थे, अब 96% चांसेस हैं बारिश के। सो इसी हवाले से भी बात करेंगे, ओवरऑल टीम के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ सलीम खालिद साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिद साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपने भी बाबर आजम की तरह टीम को अकेले संभाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिद साहब। ये जो हमने अभी मौसम की सूरत हाल की बात की है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत हाइप बनी हुई है, बहुत सारे जो कह लेना पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पाकिस्तान के मैच पे हैं, T20 वर्ल्ड कप पे, और ऐसे में बारिश के चांसेस 96% तक हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात है वो 95-96% बता रहा है। अगर आप अभी अपने आईफोन पे चेक करें तो 40% आएगा, अगर आप एंड्रॉइड पे चेक करें तो 65% आएगा। तो और इस तरह का वेदर भी वहाँ पर ऐसा ही है। मेरी अभी वहाँ पर बात हुई अपने एक दोस्त से, सहाफी से, मेलबर्न में। वो मुझे बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है। सुबह हल्की बारिश हुई, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए रुक गए, फिर प्रैक्टिस शुरू हुई, और उसके बाद फिर अभी के जब मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा इतनी तेज धूप निकली हुई है कि मुझे गर्मी भी महसूस हो रही है काफी ज्यादा ना। अच्छा। तो फिर ये मौसम इसी तरह का रहता है। ये तो अल्लाह जानता है कि अब मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि 100% रूल आउट है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर का कोई स्पेल हो, उसके बाद फिर मैच हो जाए, कम ओवर का हो या जो हो, फॉर द बेस्ट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि शान मसूद को प्रैक्टिस करते हुए भी बॉल लगी थी, मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे। अब ये नहीं पता चला कि कितनी सीरियस इंजरी है उनके, या हो सकता है हल्का सा ही लगा हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम वहां पर ट्रेनिंग कर रही है मेलबर्न। ठीक हो गया, पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग कर रही है। अभी श्रीलंका और नीदरलैंड्स ने तो क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप बी का फैसला आज होने वाला है। किस टीम्स को आप देख रहे हैं कि कौन सी टीम ऊपर जाएगी, और ये ओवरऑल जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम है, आपको लगता है कितना अच्छा स्टार्ट होगा, बिल्ड होगा ये? वेस्ट इंडीज का चांस है, जब जिम्बाब्वे और आयरलैंड वो दोनों भी मतलब बेहतर खेल पेश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का स्टैंडर्ड अच्छा जा रहा है। सबसे अच्छी जो आईसीसी ने किया वो कुछ अर्से पहले से ऐसा शुरू कर दिया था कि जो
हल्की टीमें हैं उनको पहले से ही अलग करके ग्राउंड करके उनमें से फिर सुपर 12 में लेकर आया। वरना अक्सर ऐसा होता था बिल्कुल वन साइडेड मैच होते थे कि एक कमजोर टीम होती थी, बड़ी टीम से खेलते थे, मजा नहीं आता था। अब ये है कि जो टीम अच्छी फॉर्म में होगी, बेहतर परफॉर्मेंस होगी, वही आगे आएगी। तो अब जैसे कल के आपने मैचेस देखे होंगे, मैच भी अच्छा हुआ था, यूएई का जो मैच हुआ, और अब लग रहा है कि जो टीमें आएंगी सुपर 12 में, दो तो आ चुकी हैं, 2 और आनी है, वो उसके बाद एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा। अच्छा सलीम खालिक साहब, हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूंगी क्विकली हम इंडिया के हवाले से भी बात कर लें। जो एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान करने वाला था, इंडिया ने आने से इनकार कर दिया और एज यूजुअल सियासत बीच में आ गई। लेकिन दूसरी जानिब कल युवराज सिंह ने एक स्टेटमेंट दी कि ये गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा चांस था इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने में। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं भेजा जा रहा तो ये गलत किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये वाकई गलत हो रहा है और इसी तरह से फिर टिट फॉर टैट होगा, जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का तो अभी टू अर्ली है ये कहना, लेकिन इंडिया ने बहुत गलत टाइम पे इस तरह का स्टेटमेंट दिया। उनको देना नहीं चाहिए था जय शाह को इस तरह का स्टेटमेंट, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का इतना इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। लेकिन वो क्योंकि पॉलिटिकल शख्सियत है, उनके अब्बा जो अमित शाह है, आपको पता है बीजेपी के हैं, मोदी के बड़े खास हैं, तो इस तरह के बयान देके उन्होंने अपने लिए क्या आगे चलो यार मुझे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। लेकिन इसका इस दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे, क्रिकेटिंग ताल्लुकात पे काफी बुरा असर पड़ा, खास तौर पर उस वक्त जब बेहतरी नजर आ रही थी प्लेयर्स टू पर्सन कॉन्टेक्ट में, प्लेयर्स के आपस में भी ताल्लुकात में। तो और पाकिस्तान में अगर इंडियन टीम नहीं आई तो बड़ा मसला होगा। फिर आईसीसी का इवेंट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह होनी है, उस वक्त भी इंडिया बोल देगा कि हम नहीं आ रहे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलो। फिर तो जो हमने इतनी मेहनत करके यहाँ पे क्रिकेट वापस लेकर आए हैं, फिर दोबारा चली जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरा तगड़ा होकर आना चाहिए और बोलना चाहिए नहीं भाई, होगा एशिया कप तो यही होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो यही होगी, न्यूट्रल वेन्यू वगैरह नहीं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। यूर राइट। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और क्रिकेट के ऊपर तजिया दे रहे थे। इंडिया के लिए पाकिस्तान आना ये ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो जो भी इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जाएगा उसमें इंडिया अगर इसी तरह से इनकार करेगा तो वही बात सलीम खालिक साहब जो कह रहे थे कि हमने इतनी स्ट्रगल की है इंटरनेशनल क्रिकेट को रिवाइव करने में, अपने तमाम मुल्क के अंदर बड़ी टीम्स को लाने में, तो फिर तो ये सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी कि अगर हम बड़ा कोई इवेंट भी होस्ट नहीं कर सकते। और अल्लाह करे कि जो 23 को मैच होने वाला है उसमें बारिश ना हो, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहुत ज़बरदस्त मैच होता है और ये मिस कौन करना चाहेगा। सो वी होप कि बारिश ना हो और अच्छा सा मैच और अच्छी सी क्रिकेट हमें देखने को मिले। ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की, जिसमें उफेरा फैज़ हमारी मुलाकात करवा रही हैं ड्रामा निगार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर, सोशल वर्कर खालिद अब्बास डार साहब से, और रेडियो पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ इस सेगमेंट में बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो रही है। तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। आप देखें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जब भी बोलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका पे बोले। जब इंसान की पैदाइश का मरहला शुरू होता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला बच्चे को अपनी माँ के पेट में कुव्वत समात देता है। तो समात की इतनी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये डायरेक्ट दिल पे असर करती है, दिमाग पे असर करती है। डबल स्लिट माइक से कहा जाता है और ये मज़े की बात ये कि ½ किलोमीटर तक भी जो है आवाज़ों को ले लेती है। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मौजूद हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने 6 दिहाइयों से शोबिस इंडस्ट्री में बहुत सी खिदमात पेश की। ये ड्रामा राइटर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ ये एक होस्ट हैं, मिमिक आर्टिस्ट हैं, वन मैन शो भी कर चुके हैं और अब ये वेलफेयर के काम में भी मसरूफ़ हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के डार्लिंग की। इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ साथ सितारा इम्तियाज़, हिलाले इम्तियाज़ और अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उस्तादों के उस्ताद, पाकिस्तान के डार्लिंग खालिद अब्बास डार साहब से चलते हैं और मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं दरमियाना सा हूँ, आप कौन? मैं उफेरा फैज़ एक्सप्रेस से आई हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए।
ये रेडियो पे जितना अरसा मैंने गुजारा तो उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। सर आपसे आज हम आपकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर की सैर भी करेंगे। आए आपको मैं पहले रेडियो दिखाता हूँ। चलें सर। आए आप। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। ये जो मोनी हमीद लिखा हुआ है, ये मोनी आपा इसमें आपा का रोल करती थी, तो ये आपा होती थी सब बच्चों की। मैं समझती हूँ कि कुदरत ने मेरी आवाज़ रेडियो ही के लिए बनाई थी और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी पसंद का जरिया मिल गया है। आप देखें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जब भी बोलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका पे बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन भी बीबीसी पे बोलेगा, चाइना का प्रेसिडेंट भी बीजिंग रेडियो पे बोलेगा, जर्मन का चांसलर भी बर्लिन रेडियो पे बोलेगा। ये हमारी एक इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन होती है कि इसके बाद क्या चलाना है, गाने के साथ गाना जोड़ना है, आइटम के साथ आइटम जोड़ना है। तो जो ही हम ऐसे करते हैं तो बगैर हमारे यानी कन्वर्सेशन के वो अगला आइटम वहाँ से शुरू कर देता है। समात की अहमियत इतनी अहम है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया वफ़ीकुम सम्माउन लहुम, और उनमें सुनने वाले भी हैं। जब इंसान की पैदाइश का मरहला शुरू होता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला बच्चे को अपनी माँ के पेट में कुव्वत समात देता है, और जब इंसान की जानकुनी का वक्त होता है तो सबसे आखिर पे समात जाती है। तो समात की इतनी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये डायरेक्ट दिल पे असर करती है, दिमाग पे असर करती है। कानों का ताल्लुक दिमाग से है, तो ये कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो इसलिए रेडियो की अहमियत कभी भी ना टेक्नोलॉजी की मोहताज है और ना ही ये इस बात इसकी कभी भी मैं समझता हूँ पजीरा कम नहीं हो सकती। और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं इसे नूर जहान ऑडिटोरियम कहा जाता है। ये तारीखी ऑडिटोरियम है और नूर जहां की जो 1965 में मिल्ली नगमों पर मबनी परफॉर्मेंस थी उस पे, और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, उनको डेडिकेशन देने के लिए रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने नूर जहान ऑडिटोरियम के नाम से इस ऑडिटोरियम को रखा गया है। ये मेरी एक चैनल है, ये धनक के नाम से FM 94। हाँ, साज़े जिंदगी जी, यहाँ से हम म्यूजिक करते हैं ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग। रेडियो पाकिस्तान धनक FM 94 से रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ रूबी इम्तियाज़ आपके साथ। एक ज़बरदस्त सा ट्रैक। ये मीडियम वेव यहाँ से करते हैं, 93 भी यहाँ से करते हैं। नाज़रीन, ये क्यू शीट है जिसका मुताबिक हम सारा दिन यहाँ पर नशरियात जारी करते हैं। ये लॉग बुक है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी रेडियो पाकिस्तान की। इसमें हर आने वाला आरजे और हर आने वाला परफॉर्मर आर्टिस्ट यहाँ पर एंट्रीज करता है कि उसने कौन कौन सा आइटम चलाया है। और ये जब से पाकिस्तान बना हुआ है और रेडियो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया हुआ है, ये तब से बिल्कुल इसी पैटर्न पे चल रहा है और आज भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जी पीछे हम जो ड्यूटी रूम छोड़ के हैं वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर हर वक्त बैठे होते हैं जो 24 घंटे नशियात की मॉनिटरिंग करते हैं और बाकायदा रिपोर्ट लिखते हैं। ये स्टूडियो है, ये म्यूजिक के लिए है। यहाँ पे म्यूजिक की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जो लोग यहाँ गाया करते थे, रिकॉर्ड करते थे, वो आज हम में नहीं है। ये अमानत अली है, ये नत्थू खान है, सरंगी बजाते थे। एक दिन बच्चा था तो मैं कुर्सी पे खड़े होकर यहाँ तक पहुँचता था। बहुत कम आपको नजर आएंगे ये माइक्स जो डबल स्लेट माइक से कहा जाता है। और ये मजे की बात ये कि हाफ किलोमीटर तक भी जो है आवाजों को ले लेते हैं। जबरदस्त। और ये ड्रामा स्टूडियो के लिए ही रखे गए हैं। ना जाने पर कामयाब हो गए और अगर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हुई तो समझे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो क्या PMLN मुज़ाकरात कैसा है? बैक डोर जो होता है वो हमेशा मुल्क की नाकामी का सबब बनता है। बैक डोर से बचें। शाह साहब, महंगाई से अवाम तंग है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वज़ीर आला पंजाब ने एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा पंजाब में जो रोटी महंगी हुई है उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ है।
सिंध में दूध 200 रुपए किलो हो गया और दूध महंगा करने वाले शाकिर गुज्जर को सिंध हुकूमत, जो कि आपकी कोलिशन पार्टनर है, उसने जब उसने 180 रुपए था तो उस वक्त ऐलान किया कि 200 करेंगे, उन्होंने उसको अवार्ड दिया। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी अपनी इसके जिम्मेदार 2018 के इलेक्शन की चोरी है। जिसने ऐसे लोग ऐवानों में भेजे हैं, ऐसी हुकूमतें बनी हैं, और ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन नहीं है, जब से इलेक्शन का निज़ाम हुआ है हमने इसको एक मजाक बना लिया है। गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में आते हैं, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं बनती, और ये सब मामलात वहाँ से हैं। सर वो एक तकर्रुरी हमने इसको एक मजाक बना लिया है। गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में आते हैं, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं बनती, और ये सब मामलात वहाँ से हैं। सर वो एक तकर्रुरी है जिसका इंतजार सबको है। आप नाम ना बताएं, मगर ये तो बता दें वो उसका ऐलान कब होगा, कब वो नाम अनाउंस किया जाएगा, जिसके बाद गैर यकीनी की कौन सी तकर्रुरी की बात कर रहे हैं? नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी सर, सीधी सी बात है, वो बता दें। नहीं, नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी जो है, जो मौजूदा चीफ है, उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं किसी एक्सटेंशन का मुतलाशी नहीं हूँ, और मैं 29 को मई नवंबर को रिटायर हो जाऊँगा। ये एक बहुत अच्छी रवायत है कि उन्होंने पहले ही फैसला कर दिया है, और चूंकि कानून जो है उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है एक्सटेंशन की, तो अब 29 से पहले इंशाल्लाह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो सीनियर जनरल हैं उनमें से एक होगा। यही निज़ाम है, लेकिन हमारे मुल्क की कमजोरी। आपको अब MCR दिखाऊं। मास्टर कंट्रोल रूम में आप बेसिकली हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे जितने स्टूडियोज़ हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, प्लस हमारे जितने शहर हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, जितने हमारे ट्रांसमीटर्स हैं वो भी सब इसके साथ कनेक्टेड हैं। स्विचिंग यहाँ से होती है, ये बेसिकली स्विचिंग मैट्रिक्स है। ये जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ चैनल, जिसमें PTV है, फर्ज करें प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच चल रही है, हम इसके ऊपर अगर आप पैचअप आप इधर कर देंगे तो ये PTV जो है वो जिधर हम आगे देना चाहते हैं जिस चैनल को, उस चैनल को चला जाएगा। मीटर है ये हमारे मॉनिटरिंग के लिए होता है। इसमें हम इसका ऑडियो को लेवल वगैरह देखते हैं, उस हिसाब से एडजस्टमेंट जो हमने करनी होती है वो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इधर रेडियो पाकिस्तान लाहौर में लगी ये इस कदीम घड़ी के बारे में। ये अपने वक्त की स्टेट ऑफ द आर्ट वॉच थी, मैकेनिकल सिस्टम था, लेकिन इंतहाई एक्यूरेट, जो कि काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद भी कोई सेकंड्स का या मिली सेकंड का फ़र्क भी नहीं डालती थी। और ये मास्टर कंट्रोल रूम के में मास्टर इसका था, उसके स्लेव जो हैं मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में थे जो उसके साथ सिंक्रोनाइज होते थे, ताकि तमाम स्टूडियोज़ में और MCR के अंदर टाइम सेकंड्स के ऊपर एक जैसा रहे। सर आपने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया और अभी हमने आपके साथ उसका विजिट भी किया, उसके बाद आप स्टेज पर आए। हाँ, 58 में 56 में मैं रेडियो पे आया, 58 में मैं चला गया आर्ट काउंसिल अलहमरा में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने असिस्ट करना शुरू कर दिया डॉक्टर नसजाद साहब को। तो फिर एक दिन उन्होंने पार्ट भी दे दिया। मैंने 45 साल थिएटर किया है माशाल्लाह, और जो आज बोला है कल शायद वो ना बोलूं। सर थिएटर में आपने बहुत बड़े बड़े नामों को भी इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मैंने एक काम किया जो किसी ने भी नहीं किया। सर वो क्या काम था? मैंने जिसमें जरा सा टैलेंट देखा ना, मैंने उसको कहा कि तू बेटा ये बातें तू करेगा, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता गया हूँ, उसको आगे करता गया हूँ, और वन फाइन मॉर्निंग में बिल्कुल बैक स्टेज चला गया हूँ। ये चीज बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो इसलिए एक ही आदमी है ना, खालिद अब्बास डार। आपको 3 लगेंगे, खालिद अब्बास डार लेकिन एक ही आदमी है, एक ही है। सर आपको ये भी एजाज हासिल है कि आपने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में 33 ममालिक के सरबराहान के सामने अकेले परफॉर्म किया था। तो सर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी। नहीं देखो, बात सुनो, ये जो इस्लामिक समिट हुई थी ना 74 में, उसमें 45 हेड्स ऑफ स्टेट्स। अच्छा 45 ठीक है। मुझे भुट्टो साहब ने कहा केडी तूने शो करना है, तो फिर उनमें मैंने 4 डांसेस तैयार किए। ये जो रीजनल डांसेस है हमारे, ये भंगड़ा है, उसमें खटक डांस है, सिंधी झूमर है, और एक वेलकम डांस है। तो ये एक शो मैंने किया। बाद में फिर उन्होंने कहा कि इनको हंसाओ, तो वो फिर एक डिनर में मैंने उनको आर्ट ऑफ लाफिंग कि किस तरह लोग हंसते हैं। अच्छा सर आपने PTV अवार्ड्स में एक पैरोडी सॉन्ग किया था जो बड़ा हिट हुआ था। और मैं अकेला था जिसने 2 किए थे। एक किया था हॉकी वालों का, हाँ, उनकी इज्जत की थी, और एक दरमियाने गुलाम अली खान क्लासिकल गाने की एक पैरोडी थी कि राग मिलन सारा 3-4 राग मिल के गाते, इस तरह करते। तो ऐसा फीडबैक मुझे मिला। 14-15 हज़ार आदमी था ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में।
तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर 24 ईयर्स। वजह क्या थी? वजह तो इससे बेहतर फीडबैक नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, आप तो बच्ची हो छोटी सी, किसी बड़े आदमी को पूछना जिसकी उम्र ज़्यादा हो कि किसी भी आर्टिस्ट ने आज तक अपने उरूज में छोड़ा है ये फन? अपने उरूज में अपना जवाल देख के जाते हैं घर ये सारे। सर 1965 की जंग के दौरान भी आपने कुछ शोज किए, उनके बारे में बताएं, कहाँ कहाँ पे शोज किए? सीज फायर के कुछ दिन बाद से हमने सियालकोट से शुरू किया और कोई 31-32 शो किए हमने माशाल्लाह। बॉर्डर्स जितने हैं हमारे वहाँ पे, CMH जितनी हैं और ट्रेंचेस जितने हैं तो वहाँ शो किए। फिर एयरफोर्स और नेवी के शोज़ किए, कुछ 6-7 लाख आदमी को एंटरटेन किया। ज़बरदस्त। सर जब आपने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा तो पहला ड्रामा कौन सा था आपका? ड्रामे तो बहुत किए, झरोके बहुत किया हमने, फिर फुटपाथ एक खेल किया बहुत अच्छा, उसमें पठान का रोल था। सर आपका एक ड्रामा पर्ची भी था? हाँ, पर्ची से पहले मैंने एक डॉक्टर नसीजात साहब का किया था, उसमें मैंने इबलीस का किरदार किया था। इबलीस तालिश साहब मरहूम अल्लाह जन्नतों में जगह दे, रेडियो पे आए हुए थे, कहने लगे खालिद बेटे आज तक मैंने इसका सुना ज़रूर था इबलीस का और देखा नहीं था, आज मैंने देख लिया। किस कदर अच्छे इबलीस हो आप। तो किस कदर अच्छे इबलीस? हाँ, तो वो जब मैंने यावर से पूछा, मैं कहा यार मैंने इबलीस देखा नहीं हुआ तो इसका ये किसको कॉपी करूँ मैं? कहने लगा आपने सिर्फ शीशे में खालिद अब्बास डार को कॉपी करना है। सर वैसे ये बड़ी एक अजीब सी बात है क्योंकि जितने भी लोग मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, ख़ासतौर पे इतने पॉपुलर हो माशाल्लाह से जितना आप हैं, वो तो हमेशा टीवी पे ही नज़र आते हैं। मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, जब माइक से चला जाता हूँ, हट के कैमरे से हट जाता हूँ तो मैं एक आम आदमी, मुझे कोई शौक नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैंने आप जितना था और आपकी तरह मैं नया आया था तो जब शौक नहीं था इंटरव्यू देने का, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सारी ज़रूरतें मेरी औकात, बसात, बसफ, अमाल, शक्ल, सूरत से अल्लाह ने मुझे ज़्यादा दिया हुआ है। मैं इसमें बड़े खुश होता हूँ। कंफर्टेबल है आप? बहुत कंफर्टेबल हूँ। अच्छा सर, डार्लिंग आपका बड़ा पॉपुलर एक सीरीज थी। हाँ, डार्लिंग बहुत एक्सप्रेस न्यूज़ पे ही वो चली थी। हाँ, तो उस तरह का कोई शो फ्यूचर में हम देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि एक तो मेरा जो व्यूअर है वो सेटल्ड नहीं है। अच्छा। ऊपर वाले नून लीग जिंदाबाद कर रहे हैं, नीचे वाले तरीके इंसाफ जिंदाबाद कर रहे हैं। टेलीविजन पे कौन बैठता है? कोई भी नहीं। अजीब सा क्योस है इस पूरे व्यूअर्स में। तो ये जरा सेटल हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है। सर आपने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उसमें आपने कहा था कि आप स्टेज पे कम बैक करना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज मेरी फैमिली की कोई बच्ची, कोई बांजी, भतीजी, बेटी, भाभी, माँ, बहन, मासी, फूफी, चची नहीं देखने आती। अब एक घर से पहले 9 आदमी आते थे, अब 9 घरों से एक आदमी आता है। हाँ बिल्कुल। और इधर उधर देखता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं थिएटर में बैठे हुए। बिल्कुल। तो उसकी वजह ये कि मैं उन्हें उसको कहा था कि जिस दिन मैं शुरू करूँगा तो वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से सिलसिला टूटा था। सर आखिर में मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है और वो ये है कि अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान में कुछ बदलना है तो क्या बदलेंगे आप? मैं अपना इरादा बदल लूँगा। मैं रेडियो पे 2 प्रोग्राम शुरू कर दूँगा, एक की बजाय 2। रेडियो बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा, ये मज़ेदार सी गुफ्तगू पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। ज़िलाही की जानिब से सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम देखने में आ रहे हैं और पंजाब हुकूमत ने डेमेंशिया के बुजुर्ग मरीजों के इलाज का जिम्मा भी उठा लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्की तारीख के पहले डेमेंशिया प्लान का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि वज़ीर आला ने पंजाब डेमेंशिया प्लान के तहत आगाज़ पर सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और एजुकेशन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो पंजाब के हवाले से ये जो डेमेंशिया प्लान है इसकी बुक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने परवेज़ इलाही साहब को पेश भी की। और वज़ीर आला पंजाब ने डेमेंशिया प्लान के लिए 1 करोड़ रुपये ग्रांट का ऐलान करते हुए बढ़ती उम्र के अफराद के हवाले से और डेमेंशिया के जो मरीज़ हैं उनकी यादाश्त चूँकि चली जाती है, ये मर्ज तेज़ी से पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में डेमेंशिया के हवाले से बात करें तो तकरीबन 4 लाख मरीज़ हैं जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन सबसे परेशानी की बात यह है कि 90% मरीज़ ऐसे हैं जो मरीज़ों में इस जो बीमारी है इसकी तशखीस ही नहीं हो पाती और इसकी तशखीस और इलाज के लिए WHO की मदद से डेमेंशिया प्लान शुरू किया जा रहा है। इस प्लान के हवाले से हम बात करेंगे और इसमें जो अल्जाइमर पाकिस्तान ने उनका क्या रोल है, जो पंजाब हुकूमत ने ये प्लान स्टार्ट किया है इसके कितने फेजेस हैं,
किस तरह से ये फैसिलिटेट करेंगे मरीजों को, उसी पे बात करेंगे। डॉक्टर हुसैन जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस प्लान को थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा। ये प्लान है क्या, किस तरह से काम करेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा? जी, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। एक्चुअली 2017 में WHO ने एक डिमेंशिया प्लान्स की जो रेजोल्यूशन थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पास हुई। पाकिस्तान और दुनिया के तमाम जो 200 ममालिक हैं तमाम ने वो पास की, मगर बहुत कम मुल्क हैं जो एक्चुअली उस प्लान के ऊपर पहुंच सके। और उसमें मैं मतलब हम बड़े खुशकिस्मत हैं एक तरह से कि हम उन 30-40 मुल्कों में शामिल हो गए हैं अब जिन्होंने डिमेंशिया प्लान का अपना इजरा कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है गवर्नमेंट का। आई थिंक जो गवर्नमेंट जब अच्छे काम करे तो हमें उसको क्रेडिट भी देना चाहिए। तो अब पंजाब ने अपना एक डिमेंशिया प्लान बनाया, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में सूबे अपनी अलग-अलग हेल्थ चलाते हैं। तो इसी तरह से जो पंजाब है उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद, बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा काम है डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ के ऊपर, तो उन्होंने फिर स्पेशली इस पर फोकस किया और उन्होंने कहा कि जी वी ऑल्सो वांट कि हम ये डिमेंशिया प्लान यहाँ करें। इसमें बेसिकली 7 एरियाज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि जी हम काम करेंगे। एक ये है कि डिमेंशिया को एक प्रायोरिटी बनाया जाएगा, क्योंकि डिमेंशिया जैसे आपने बताया कि 4 लाख मरीज़ हैं, मगर क्योंकि ये ज़्यादातर ओल्ड एज में बीमारी होती है और हमारी एवरेज एज पाकिस्तान में बढ़ रही है, लोग ज़्यादा लंबा आप जी रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो ओल्ड एज की बीमारियाँ वो बढ़ेंगी और डिमेंशिया उसमें सबसे बड़ी बीमारी है। तो हमारी जो ये बहुत रैपिडली जो 4 लाख हैं ये अगले 30 साल में ये हमारे कुछ 14-15 उस पर अपना 1.5 करोड़ के करीब 14-15 मिलियन के करीब ये पहुंच जाएंगे। तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है कि जब हम इनके ऊपर सर्विसेज पे स्टार्ट करें। तो इसके 7 एक्शन एरियाज़ हैं। एक एरिया ये है कि इसके ऊपर इसको प्रायोरिटी बनाया जाए डिमेंशिया को और इसकी अवेयरनेस पे काम किया जाए। एक ये है कि जी रिस्क रिडक्शन कीजिए कि जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया और अल्जाइमर्स की बीमारी जो है वो बढ़ती है, उनके अंदर गवर्नमेंट इकदाम करे कि उनके अंदर कमी आए और लोग कम चांस हो जाए कि उनको डिमेंशिया हो। इसके साथ साथ ये कि जो मरीज़ हैं उनकी सर्विसेज, उनको ट्रीटमेंट सर्विसेज, उनको जो केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा ये है कि जो केयर्स हैं, जो फैमिली के जो लोग हैं, उन लोगों को भी मालूम नहीं होता कि ये बीमारी क्या है और हमने कैसे ख्याल करना है, और उनको खुद बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। बिकॉज एक डिमेंशिया के मरीज़ को 24 घंटे की निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, तो जो केयर गिवर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है वो खुद मरीज़ बन जाता है, बिकॉज उसको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। वो है। इसके साथ साथ आपका अवेयरनेस के ऊपर काम है, आपका रिसर्च है कि हमारी इंडिजिनस रिसर्च जो हम देख सकें कि जी क्या मसले मसाइल हमारे जो इस पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर हैं और उनको हमने कैसे डील करना है। तो एक 7 कोर एक्शन एरियाज़ हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये प्लान बनाए। अब होगा ये कि उस दिन वज़ीर आला पंजाब साहब ने और डॉक्टर यास्मीन ने राशिद ने हेल्थ मिनिस्टर ने उन्होंने ये कहा है कि जी आप इसके ऊपर एक PC1 बनाएं, तो अपने हुकूमती इदारों को कहा है। तो PC1 का मकसद ये होता है कि आप एक कंप्लीट प्लान बनाएं जिसमें एक एक्टिविटी लिखी होगा, हाँ, कि किस तरह से क्या हर 7 एक्शन एरियाज के अंदर आप क्या क्या काम करेंगे और उसके साथ बजट अटैच होता है। तो वो तकरीबन 4 साल का मेरा ख्याल है एक प्लान होगा, और जब वो प्लान एक दफ़ा अप्रूव हो जाता है तो 4 साल के अंदर गवर्नमेंट का ये प्लान होगा कि जी ये अक्रॉस पाकिस्तान तमाम सर्विसेज इंप्लीमेंट हो जाएं और ये फिर सर्विसेज जो हैं ये ऑटोमेटिक एक पार्ट बन जाए हमारी एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम का। ये ना हो कि 4 साल बाद खत्म हो जाए, बट ये मतलब ये हेल्थ सेक्टर का पार्ट। ऑब्वियसली अल्जाइमर एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी आपने खुद भी मेंशन किया और मैं भी जब बात करी थी कि 90% तो उसकी तशखीस ही नहीं होती है, और ओल्ड एज में हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बुजुर्ग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ एक डेडिकेटेड चीज़ होना इन पेशेंट्स के लिए, वो कितना आप लोग इस प्लान का हिस्सा होगा? इसके साथ साथ किन स्टेप्स के थ्रू उनको केटर किया जाएगा कि अवेयरनेस भी हो और लोग आकर इसको एज अ बीमारी अपना ट्रीटमेंट कराएं? जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस का मसला है। लोग इसको बीमारी कई दफ़ा समझते ही नहीं, और हमारे यहाँ कुछ टर्म्स कॉइन हुई हम कहते हैं सठिया गया है या सतरी बतरी हो गया है, यानी हमने उस 60s और 70s की एज को एक नेचुरल फिनोमेना बना लिया कि अगर कोई भूल रहा है तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जबकि नेचुरल फिनोमेना नहीं है। इवन कुरान मजीद में अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जब मैं तुम्हें उस उम्र में पहुंचा दूंगा जब तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो जाओगे, तुम्हें खुद अपना एहसास नहीं होगा। तो ये बीमारी बहुत अरसे से मौजूद है, मगर क्योंकि एज बढ़ रही है
नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लोगों को अब जैसे जैसे अवेयरनेस इस पर किसी क्रिएट की जाएगी तो लोगों को एहसास होगा कि नहीं बीमारी है और हमें ट्रीटमेंट और सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि इसके साथ साथ उन्होंने अल्जाइमर्स पाकिस्तान के लिए भी मतलब बहुत अच्छा एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी हम 1 करोड़ रुपया आपको एनुअल ग्रांट गवर्नमेंट पंजाब देगी। इस वक्त ये है कि पंजाब पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब में नहीं, अल्जाइमर्स पाकिस्तान वाहिद इदारा है, रिफाई इदारा है जो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के लिए काम कर रहे हैं, उनके मरीजों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो रिपोर्ट है इसमें भी हमारा इनपुट है कि रिपोर्ट गवर्नमेंट को हमने हेल्प किया है इसको ड्राफ्ट करने में, और जब ये सर्विसेज ऑलरेडी हम दे रहे हैं तो उस सर्विसेज को इम्प्रूव करने में भी बहुत हमें बेहतरी आएगी। और जैसे आपने कहा कि जब अस्पतालों के अंदर हर अस्पताल में इसकी सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे डिमेंशिया के मरीज हों और जो उनकी फैमिली केयर की उसको जो प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाएंगी। अच्छा, ये जो वॉलंटियर्स हैं, ऑब्वियसली इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो किसी भी प्रोजेक्ट में वॉलंटियर्स, क्योंकि वो खुश दिली से काम कर रहे थे, वॉलंटियर कर रहे होते हैं, तो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो अल्जाइमर पाकिस्तान को पंजाब हुकूमत ने स्टार्ट किया डिमेंशिया से लेकर, इसमें वॉलंटियर्स का आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी रखा है, मैकेनिज्म के इस तरह केटर किया जाए? ये देखें, इसमें जो सबसे पहला मैंने बताया था डिमेंशिया एज अ प्रायोरिटी, और दूसरी बात ये कि डिमेंशिया फ्रेंडली सोसाइटीज़ के अंदर डेवलप की जाती है। तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ख़ासतौर पर जो यानी जिनमें एनर्जी होती है और वो रिफाई काम कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व बहुत एक्टिवली किया जाएगा। ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है डिमेंशिया फ्रेंड्स। तो डिमेंशिया फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जो आते हैं, हमसे एक क्लास लेते हैं और वो क्लास लेने के बाद उनको हम डिमेंशिया फ्रेंड का टाइटल दे देते हैं, एंड देन उनको 5 मैसेज दिए जाते हैं कि उन्हें अपनी कम्युनिटी में मरीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, उनके मरीज़ क्या हैं और उनको आपने कैसे हेल्प करना है। तो जो डिमेंशिया फ्रेंड्स है, स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए, अवेयरनेस को लाने के लिए, आई थिंक जो डिमेंशिया फ्रेंड्स हैं या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनका बहुत ही कलीदी किरदार होगा। और इसके अंदर भी होगा एक पूरी कैंपेन जो है वो सिर्फ वॉलंटियर्स के थ्रू रन की जाएगी। ओके, लवली। एट द एंड कोई मैसेज देना चाहें? ऑब्वियसली जी इनकी हेल्पलाइन भी है, अल्जाइमर पाकिस्तान हेल्पलाइन है, इसका नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैं रिपीट भी कर देती हूँ, 0304440967। ये इनकी हेल्पलाइन है, यहाँ पर इनसे आप राबिता भी कर सकते हैं। सर, एट द एंड कोई मैसेज देना चाहें इस प्रोजेक्ट के हवाले से? जी बस मैं एक पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम किया। उसके साथ साथ मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने गिरदोनवा, अपने मोहल्ला में, हर जगह पर देखिए, आपके फैमिली के अंदर अगर आपको कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो 65+ लोग हों, जो इनके अंदर मेमोरी के मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन आप एक किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखवाइए और चेक करवाइए कि कहीं उनको अल्जाइमर्स या डिमेंशिया नहीं है, और अगर उनको है तो फिर आप हमारे हेल्पलाइन पर फ़ोन कीजिए, हम आपको उनको बताएँगे कि आपको उनको कैसे उनका ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे जी ये डिमेंशिया से रिलेटेड ऑब्वियसली इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना। अपने इर्द गिर्द अपने बुजुर्ग अफराद को आप ज़रूर देखें, अगर उनमें कोई मेमोरी लॉस या इस तरह के मसाइल हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसको टाइमली ट्रीट करें, ना कि हम उसको एक बीमारी के तौर पर बिल्कुल कंसिडर करते ही नहीं है। अल्जाइमर या डिमेंशिया एक बीमारी है और उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता लेटर एज में जाके कोई मसाइल ना हो। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मलेशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली महानूर अली से, जिन्होंने मलेशियन जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में मलेशिया की खिलाड़ी को 0-3 से शिकस्त दी और अंडर 11 गर्ल्स का टाइटल पहली बार फीमेल में अपने नाम किया। इस वक्त महानूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। स्क्वॉश चैंपियन है, शी सो यंग माशाल्लाह। और इसके साथ साथ महानूर से हम सुबह जब बात कर रही थी मैं भी ऑफ एयर, तो मैंने कहा महानूर ज़रा एनर्जी से बोल रहे हैं। तो महानूर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? महानूर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने चैम्पियनशिप जीत ली, वो भी इतनी छोटी सी एज में। तो ये स्क्वॉश खेलने का शौक कब से था? ये तो मेरा शौक तब बड़ा जब मेरे बाबा खुद एक प्लेयर हैं और वो बहुत मतलब वो क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते थे, तो उन्हें भी मेरे 2 बड़े भाई और बहन और भी खेलते हैं और मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ कि वो लोग कितनी अचीवमेंट्स करते हैं और वो लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बहुत शौक मतलब पड़ा कि मुझे भी खेलना चाहिए, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी वर्ल्ड नंबर 1 बनना है।
ओ, आप फिर बन गई अंडर 11 चैंपियन बन गई। ये तो आपने अभी से इतनी चैंपियंस वाली स्टार्ट लिया है, तो फिर आगे जाके तो आप कमाल कर देंगी। मुझे खुद पे यकीन है कि मैं वर्ल्ड जूनियर भी जीत सकती हूँ और ब्रिटिश जूनियर, यूएस जूनियर। मुझे तो खुद पे इतना यकीन है अपनी गेम पे, अपने हार्ड वर्क पे कि मैं जीत सकती हूँ इंशाल्लाह। आप जीतेंगी। अब मुझे थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, फिर हम इस कंपटीशन के बारे में भी बात करेंगे। ट्रेनिंग कब किस तरह से करती हैं और कौन करवाता है ट्रेनिंग, कोच कौन है, या आप कहीं प्रॉपरली ट्रेनिंग करने जाती हैं या घर पे ही प्रैक्टिस करती हैं? जी नहीं, घर पे तो नहीं, लेकिन मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल ये है कि सुबह नमाज के बाद 5 बजे 6 बजे हम लोग ग्राउंड जाते हैं। तो ग्राउंड जाके फिर फुटबॉल ग्राउंड के राउंड मारते हैं, फिजिकल करते हैं अपना। फिर उसके बाद नाश्ता, वापस आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर जाते हैं 8 बजे। 8 बजे भी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 8 से 12 तक। 12 जब हम आते हैं फिर हम खाना खा के नमाज पढ़ के स्कूल का काम 3 बजे तक करते हैं, स्कूल मतलब वर्क वगैरह। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं 4 बजे। 4 बजे जाते फिर शाम के 7 बजे आते हैं। वही हो, ये तो बहुत सख्त किस्म की आप वर्कआउट करती हैं। ये तो बहुत मुश्किल। फिर पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं मानूर? आप स्कूल कैसे जाती हैं? स्कूल में पढ़ाई तो अब मैनेज करना पड़ रहा है क्योंकि मुश्किल हो रहा है, लेकिन बस हैंडल कर लेती हूँ मैं। और मेरी टीचर सारी मुझे काम बताती है, मतलब सेंड करती हूँ मुझे, तो मैं वो भी साथ साथ कर रही हूँ। मैं क्लास टॉप करती हूँ, मैं अपनी सेक्शन टॉप करती हूँ। लवली। मानूर, तो ये मुझे बताएं, जब आप गई मलेशिया के अंदर, आपने इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन कितना टफ था और सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे लगा कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है कंपटीशन? और क्या आपको लगा कि आपकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपने इतने बड़े प्लेयर या दीगर ममालिक के जो प्लेयर्स थे उनके साथ कम्पीट किया? जी, वहाँ के प्लेयर्स तो बहुत अच्छे थे। मेरा सेमीफाइनल और क्वार्टर सेमीफाइनल फाइनल वो थोड़ा टफ आया था, और मतलब मैंने फिर भी हैंडल कर लिया कि मेरा स्टेमिना अच्छा था, मेरी प्लेसिंग मतलब बॉल की और यही सब। और वो लोग जब मिस्टेक करते तब मैं उनसे पॉइंट लेती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग से भी खिलाया। लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, हर बॉल उठाते थे, बहुत क्विक थे वो लोग। और मुझे खुद पे यकीन था कि मैं जीत सकती थी, कि मैं उनसे अच्छी थी। आप उनसे अच्छी थी तभी तो आप जीती हैं। डेफिनेटली आप उनसे अच्छी थी। तो अब आइंदा क्या प्लान है, कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है? अभी अंडर 11 गर्ल्स चैंपियनशिप तो आपने जीत ली और मेरे ख्याल से पहला टाइटल है जो आपने विन किया है, तो इसके बाद आगे फर्दर क्या प्लान है? ये तो मेरा पहला टाइटल फर्स्ट टूर भी था, फर्स्ट टूर था मेरा। और मैं अब आगे चाहती हूँ इंशाल्लाह, अगर अगले कोई इस तरह के फॉरेन इवेंट्स हुए तो मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ, मैं पार्टिसिपेट करूँ और वहाँ पे अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं, अब्बा और आपने कहा कि आपके भाई तो ऑलरेडी स्पोर्ट्स के अंदर हैं, तो मामा कहती हैं कि क्यों खेलती हो, पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दो, खेल कूद में क्यों लगी हो, या वो भी सपोर्ट करती हैं? मामा पहले करती थी कि ये क्या कर रहे हो, ये मदरसा ये वो, तो अभी नहीं करती, अभी वो भी सपोर्ट कर रही, आई हुई मेरे साथ। आई हुई है? ओए होए। वो भी कह रहे हैं कि जी जी। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप वो भी सपोर्ट करती हैं। कोई ऐसा स्क्वॉश प्लेयर जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको आप देखती हो नेशनल और इंटरनेशनल? मैं नासिर इकबाल खान और मोहम्मद हमजा खान जो, तो वो उनकी गेम बहुत मुझे पसंद है और वो ऐसे मेरे लिए एक आइडल है, और जानशीर खान और जहांगीर खान भी। ओके। तो मानूर, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मलेशिया के अंदर तो ये चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर लिया, कोई ऐसी चैम्पियनशिप जिसको आपकी पाइपलाइन में हो? आपने कहा कि इंटरनेशनल आपका पहला टूर था और भी आपने टूर्स प्लान किए हुए, तो क्या लग रहा है कहाँ पे जाने का नेक्स्ट प्लान है आपका? मेरा नेक्स्ट प्लान तो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन ही मैं आई हूँ, तो मैंने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो अभी ट्रेनिंग तो स्टार्ट मतलब हो रही है, अब मेरे कोच मेरे साथ ट्रेनिंग करे, तो अभी नेक्स्ट इवेंट देखती हूँ मैं कौन सा करूँगी। लेकिन मेरा ज़्यादातर ख्याल है मैं ब्रिटिश और यूएस के लूँ, कि वो बहुत बड़े इवेंट्स हैं। बेशक यूएस और उसके बहुत बड़े टूर्नामेंट्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो आप गई थी, ये आपको किसी फेडरेशन ने भेजा या आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर गई और आपने खेला? जी नहीं, मुझे सिंस स्क्वैश एसोसिएशन ने भेजा, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ने स्पॉन्सर किया मुझे।
ओके, स्पॉन्सर किया आपको, ठीक हो गया। कोई मैसेज, बहुत सारी यंग बच्चियां आपको देख रही होंगी जो आप ही की तरह इंटरनेशनल जाके रिप्रेजेंट करना चाहती होंगी, नाम रोशन करना चाहती होंगी। माशाल्लाह जितनी आप कॉन्फिडेंट हैं, इतना ही कॉन्फिडेंस आप देखने वाले बच्चों को भी देंगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, आप हार्डवर्क करेंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया आप हार्डवर्क करेंगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मम्मा पापा की सपोर्ट है बहुत, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी हार्डवर्क करें, मुझसे इंस्पायर हो, अगर ना है फिर भी, लेकिन हार्डवर्क करें, अपना एक एम बनाए, गोल रखे अपना कि वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब चाहे वो स्पोर्ट्स हो ना हो, पढ़ाई हो, ये हो वो, लेकिन वो करना चाहते हैं ना तो हर मैदान में, हर महफिल में कर सकते हैं वो। ठीक हो गया। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक महानूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। महानूर अली हमारे साथ मौजूद थी, इस चैंपियन से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर आपको देने वाले हैं कि पासपोर्ट के लिए फीस जमा करवाने के लिए लाहौर के शहरी बैंक्स में कतारों में लगने से बच गए हैं, और वो ऐसे बचे हैं, और एजेंट माफिया से भी सबसे बढ़कर निजात मिल गई है। पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑब्वियसली आपको पता है 2 मरहले होते हैं। पहले मरहले में आपको बैंक में फीस जमा करवानी होती है, फिर बैंक जाकर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन उस काम का एक हल आसान निकल आया। वो ये कि आपके एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर आप पासपोर्ट फीस आसान वेब पोर्टल डाउनलोड कर लें। फिर इस ऐप में मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी, जिसमें नया पासपोर्ट होगा, नया पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, 5 साल के, 10 साल के, मुख्तलिफ जो कैटेगरीज होंगी इसमें आपको दर्ज करना होगा। ऑनलाइन फ़ीस जो है वो शहरियों को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड होगा, अगर बच्चे हैं तो उनका बेफॉर्म नंबर बारी बारी एंटर करें, और इसके बाद अपने ATM कार्ड या ईजी पैसा या इंटरनेट बैंकिंग यानी बैंक कार्ड के ज़रिए आप इस ऐप में जमा करवा सकते हैं, जो सिस्टम थोड़ी देर बाद कन्फर्म करेगा। और इसके बाद मुतल्लिका शहरी को एक कोड आएगा 17 हिंसों पर मुश्तमिल, और फिर कोड भिजवाने के बाद जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे वहाँ आप उसको दिखाएंगे, आपका पासपोर्ट प्रोसेस हो जाएगा। सो लिहाजा ये आसान एप्लीकेशन आ गई है। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते आज जूनियर प्रीमियर लीग का फाइनल भी है, जिसमें गवादर और बहावलपुर आमने सामने होंगे। वी विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।